Everybody, this is यस पंडित here and I welcome you all to the Catalyst Group YouTube channel। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन हम करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी आपको सुनाने वाला हूं, कहानी आपको बताने वाला हूं जो आज के टाइम पे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे ये न्यूज बहुत ज्यादा सबके सामने आ रही है और बहुत सारे इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं और हर इंसान के दिमाग में एक ही क्वेश्चन उठ रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस ये लोगों ने मुझसे पूछे थे कमेंट सेक्शन में भी और इंस्टाग्राम पे भी। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो आपको पहले वाले कमेंट सेक्शन में पहला जो कमेंट है उसमें मेरी आईडी मिल जाएगी, उसको आप फॉलो करके उसमें मैसेज वगैरह कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा था कि सर इतना कुछ हो गया, तालिबान अफगानिस्तान में पहुंच गया, इतना कुछ कैप्चर कर लिया, बड़ी बड़ी कंट्रीज कुछ बोल क्यों नहीं रही है। अगर मैं आपसे कहूं दो लोग एक लड़ाई शुरू करते हैं और उसके बाद उस लड़ाई से पीछे हट जाते हैं और उस लड़ाई को लड़ने के लिए बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में आ जाते हैं, लेकिन जो मेन लोग थे वो पीछे हट जाते हैं, तो क्या बहुत टाइम के बाद वो जो मेन लोग थे वो उस लड़ाई को दोबारा से रोकने की कोशिश करेंगे? क्या उसमें दोबारा से एंट्री करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने वो लड़ाई शुरू करी थी। अब वो दोबारा से उसमें जाके शामिल नहीं हो सकते। यही केस हुआ यहां पे तालिबान और अफगानिस्तान को अगर हम कंसीडर करें, वहां पे उसको हम समझेंगे, चीजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये सारी स्टोरी, ये सारा सिनेरियो स्टार्ट होता है ऐसे मान के चलो 18th सेंचुरी के टाइम से। एक लोकल राजा, एक लोकल रूलर हुआ करता था अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान एक नॉर्मल सी जगह थी जहां नॉर्मल तरीके से लोग रहते थे, टेंशन थी नहीं, आम जनता, आम विलेजर्स, आम लोग रहते थे और एक राजा था उन आम लोगों का, उसका नाम था दोस्त मोहम्मद। सब लोग उस दोस्त मोहम्मद को फॉलो करते थे, कोई टेंशन नहीं थी, आराम से रहते थे। अगर कोई बाहर से अटैक करता था तो जितने भी विलेजर्स थे, इवन आर्मी तक नहीं थी वहां अफगानिस्तान में, जितने भी विलेजर्स थे वो सारे विलेजर्स उस राजा को सपोर्ट करते थे और लड़ाई में जाते थे और उसके बाद वो वापस आ जाते थे। राजा उन लोगों को लड़ाई लड़ने के लिए कुछ पैसे दे देता था, ये सिस्टम चलता था। अब पॉइंट क्या बना, अफगानिस्तान के साथ एक प्रॉब्लम बस मेन हो गई, वो ये कि अफगानिस्तान दो बड़ी पावर्स के बीच में सैंडविच बन गया। दो बड़ी पावर्स के बीच में सैंडविच बन गया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पिक्चर उस समय वायरल होती थी, वो पिक्चर भी मैं आपको दिखा देता हूं। एक तरफ है शेर, दूसरी तरफ है भालू और बीच में आप देखोगे तो वहां पे अफगानिस्तान रिप्रेजेंट हो रहा है। सिस्टम कुछ ऐसा था, अगर आप मैप को ध्यान से देखो तो यहां पे ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि ब्रिटिश ने इंडिया को कैप्चर कर रखा था, और बीच में अफगानिस्तान एंड देन सोवियत यूनियन, जो कि आज के टाइम पे आप कह सकते हो रशिया भी वहां से निकला है। इसके बीच में सैंडविच हो रखा था। अगर दो बढ़िया ताकतवर बॉडी बिल्डर लोग हैं और दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, तो एक बंदा दूसरे बंदे को इनडायरेक्टली अपनी पावर दिखाने के लिए क्या करेगा, आसपास चलते फिरते लोगों को पीटेगा। ऐसे मान के चलो तो छोटे छोटे लोग हैं कि मैंने 3 लड़के पीट दिए, उसने कहा मैंने 5 लड़के पीट दिए, मैंने 6 पीट दिए, तो ये बेचारे पिट रहे हैं। ये छोटी छोटी कंट्री है। अफगानिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम हो गई। अफगानिस्तान एक ऐसा मैदान बन गया जहां पे ब्रिटिशर्स अपनी पावर दिखाना चाहते थे और यूएसएसआर अपनी पावर दिखाना चाहता था। वही हुआ। एक टाइम ऐसा आया, दोस्त मोहम्मद जो कि वहां का राजा था, उसको ब्रिटिशर्स का सामना करना पड़ा। ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स उस समय इस होड़ में लगे थे कि दुनिया में जितनी भी जगह है सब हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, उन्होंने अफगानिस्तान में अटैक किया। अफगानिस्तान में अटैक किया, दोस्त मोहम्मद को मार दिया, वहां पे जितने भी विलेजर्स लड़ने आए थे उन विलेजर्स को पीट दिया और उस जगह को कब्जा लिया। अफगानिस्तान को कब्जा के अपना एक बंदा शाह शुजा वहां पे बैठा दिया, एक कठपुतली के जैसे। बट शाह शुजा क्योंकि वो ब्रिटिशर्स का आदमी था, ब्रिटिशर्स ने बैठाया था उसको एज अ कठपुतली, एज अ पपेट, वो लोगों को पसंद नहीं आया। दूसरी बात, दोस्त मोहम्मद लोगों को पैसे देता था, लोगों की हेल्प करता था, लोकल तरीके से जीता था। ऑन द अदर हैंड शाह शुजा ने वो चीज करनी बंद कर दी। तो वो जो लोग थे, वो जो आम लोग थे, उनको वो चीज पसंद नहीं आई। उन लोगों ने ग्रुप बनाया और एक लीडर रखा जिसका नाम था अकबर, और उन लोगों के साथ मिलके उस अकबर ने उस शाह शुजा को पीट दिया। ब्रिटिशर्स भी वहां पे लड़ने के लिए आए और ब्रिटिशर्स को भी पीट दिया। उन सब लोगों ने मिलकर ब्रिटिशर्स को सूद दिया, बढ़िया करके मार मार के भगाया। और इस वॉर को, जो पहली वॉर हुई थी, इसको बोला जाता है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। और ये फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा और वहां पे लोकल लोग फिर से राज करने लगे और काफी टाइम तक उन्होंने रूल किया। बट क्योंकि ब्रिटिशर्स को यहां पे बेइज्जती मिली और यूएसएसआर वहां से बैठ के हंस रहा था कि बेटा पिट के आए हो, कुछ टाइम के बाद ब्रिटिशर्स ने फिर से रिटेलिएट करने का सोचा। ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि हम दोबारा घुसेंगे और अब की बार बहुत मारेंगे। ब्रिटिशर्स एंट्री करते हैं अफगानिस्तान में और फिर अफगानिस्तान के लोकल रूलर्स को बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं और वहां पे अपना एक एरिया
अपना एक कंट्रोल बना लेते, लेकिन ब्रिटिशर्स इस बार अफगानिस्तान को रूल नहीं करना चाहते थे। ब्रिटिशर्स इस बार अफगानिस्तान को पूरा अपने कंट्रोल में डायरेक्टली नहीं लाना चाहते थे। तो उन्होंने ये बोला कि भाई हम तो बस एक पूरा सा पोर्शन जो है उसमें अपना एक बंदा बैठा देंगे और कुछ पॉलिसीज जो है, कुछ पावर्स जो है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की, यहाँ का फाइनेंस चलाने की, वो अपने हाथ में रखेंगे और बाकी सब आप चलाते रहो। लोकल रूलर को ये बोल दिया कि भाई ज्यादा पंगे की जरूरत नहीं है, तुम्हें जितना पीटना था पीट दिया हमने, अब तुम यहाँ पे चला लो, लेकिन हमें थोड़ा हफ्ता पहुंचाते रहना। ऐसा कब हुआ? ऐसा हुआ सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर में। ब्रिटिशर्स ने कहा ठीक है। ब्रिटिशर्स ने इतनी पावर दिखाई तो यूएसएसआर को लगा यार ये तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, है ये तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। ब्रिटिशर्स अपना पावर दिखा के थोड़ा सा शान में आ गए थे कि देखो इस बार हमने अंदर भी गए, पीटा भी, वापस भी आ गए और अब हमारा कहीं ना कहीं कंट्रोल भी है। वहां पे कंट्रोल हो गया था, ऑब्वियस सी बात है। वहां पे अब ब्रिटिशर्स के काम पे चीजें चल रही थी, लेकिन अगेन द सेम थिंग, वहां के जो लोकल लोग थे उनको वो चीज पसंद नहीं आ रही थी। क्यों आएगी? क्योंकि उनके कंट्रोल किसी और के हाथ में है। उन लोगों ने फिर से दोबारा से लड़ाई करने का डिसीजन लिया। उन्होंने बोला अब हम अपनी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ेंगे और ब्रिटिशर्स को यहां से उखाड़ फेंकेंगे। वो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं अपनी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ने के लिए अफगानिस्तान की। वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ते हैं और ब्रिटिश को वहां डिफीट का सामना करना पड़ता है। तीसरी बार वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ते हैं वो लोग और सारे अफगानी जो लोकल लोग होते हैं वो अपने लोकल राजा के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स को फिर से डिफीट कर देते हैं। अफगानी वॉरियर्स एक टाइम पे बहुत माने जाते थे। ऐसा माना जाता था कि जितनी भी कंट्रीज वहां जाएंगी वो वापस नहीं आएंगी। ये आपको पता होगा शायद, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स बोला जाता है अफगानिस्तान को, बोला जाता था क्योंकि यहां बहुत सारी कंट्रीज ने अपना रूल चलाने की कोशिश करी। यहां पे ब्रिटिशर्स ने रूल चलाने की कोशिश करी, वापस आ गए। सोवियत यूनियन ने रूल चलाने की कोशिश करी, वापस आ गए। और यूएसए ने भी रूल चलाने की कोशिश करी, एट द एंड उन्हें भी वापस आना पड़ा। अफगानिस्तान के अंदर जो मेन इशू बने वो दो चीजों की वजह से बने हैं। आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, आपके दिमाग में हमेशा ये चीज बैठ जाएगी। एक है कम्युनिज्म, दूसरा है इस्लामिस्ट। दो यहां पे दो अलग अलग सोच जो थी जिनके बीच में पंगे हुए, वो है इस्लामिस्ट और दूसरी है कम्युनिस्ट। जो कम्युनिज्म था वो कहीं ना कहीं लेके आई थी यूएसएसआर, वहां से वो चीज यहां पे एंट्री करी थी। यूएसएसआर में इस टाइम पे जब यहां पे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये लड़ने लगे थे और ये कहीं ना कहीं जीत गए थे, तो यहां पे अफगान का एक लोकल राजा जिसका नाम था अमानुल्लाह, वो अब अमीनुल्लाह राजा बन के खड़े हो जाते हैं। और अमीनुल्लाह जो थे वहां पे उस समय जो राजा बन के खड़ा होता है वो बहुत ही लिबरल और खुले दिमाग का आदमी होता है और वो ये चाह रहा होता है कि अफगानिस्तान थोड़ा सा अब मॉडर्नाइज हो, अफगानिस्तान थोड़ा सा आगे बढ़े, चीजें सीखे और आगे दुनिया के साथ अपना कदम को मैच कर पाए। उसने क्या किया वहां पे, उस राजा ने क्या किया, वहां पे सबसे पहले पॉलीगैमी को बंद कराया। पॉलीगैमी का मतलब होता है, उसने ये बोला कि लोग एक ही शादी करोगे बेटा, 3-3 4-4 शादियां नहीं करोगे, ये सही बात नहीं है। उसके बाद उसने ये बोला कि जो वुमेन है, जो फीमेल्स है, उनको भी पढ़ाई करने का हक है, उनको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको भी हर चीज में शामिल होना चाहिए, उनको सारे राइट्स मिलने चाहिए, इवन उनके पास राइट टू डिवोर्स भी होना चाहिए। अब इतनी सारी चीजें उसने जब करने की कोशिश करी तो वहां पे अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग सोच रखते हैं। हर जगह ऐसे ही हुआ है, चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी कंट्री हो। आज भी कोई इंसान किसी नई चीज को लेके आना चाहता है तो बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, टाइम के साथ जो आगे बढ़ गए होते हैं। कुछ लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो अभी उसी जगह चल रहे होते हैं, उनको लगता है कि दिस इज नॉट एज पर दीज रूल्स। वही सोच रखने वाले, कुछ एक्सट्रीमिस्ट सोच रखने वाले लोग, उनको ये चीज पसंद नहीं आ रही थी जो वो राजा उनका नया कर रहा था। उन्होंने ये प्लान बनाया कि अब इसको बहुत बुरी तरीके से पीटा जाए, इसको बहुत बुरी तरीके से मारा जाए, क्योंकि ये हमारे धर्म को, हमारे कल्चर को हार्म कर रहा है और ये चीज सही नहीं है। तो अफगानिस्तान के अंदर ही अगर आप देखने की बात करोगे तो आपको कहीं ना कहीं डिवीजन होता दिख रहा है। जो इस्लामिस्ट सोच रखते थे, जो एक्सट्रीम सोच रखते थे लोग, अब उनको ऐसा लगने लगा कि ये जो राजा है अमीनुल्लाह, ये गलत कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने इस चीज को फील किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा कुछ जगह बोला गया है, लिखा हुआ है कि ब्रिटिशर्स इस चीज को और ज्यादा बढ़ा रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ऑलरेडी उस पर्टिकुलर राजा से वो लड़ाई हार चुके थे। तो ब्रिटिशर्स वहां पे लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे, उल्टी सीधी चीजें कर रहे थे, उल्टी सीधी अफवाहें फैला रहे थे, जिसकी वजह से वहां पे फिर से एक वॉर छिड़ जाती है, इंटरनल वॉर छिड़ जाती है, और जिसकी वजह से
जिसकी वजह से उस अमीनुल्लाह को अपने फैमिली के साथ भाग के ब्रिटिश इंडिया में आना पड़ता है और फिर ब्रिटिश इंडिया में से वो डायरेक्ट रोम चले जाते हैं। कुछ इस तरीके का सिस्टम वहां पे बनता है। लेकिन क्योंकि ब्रिटिश के सपोर्ट होता है वहां पे उन लोगों को जो लोग ये चीज कर रहे होते हैं, जो ये एक्सट्रीम मूवमेंट चला रहे होते हैं इंटरनल, तो वहां पे ब्रिटिश अपना फिर से एक पपेट रूलर बैठा देते हैं जिसका नाम होता है नादिर शाह, जिसको ब्रिटिश बैठाते हैं। और कुछ टाइम नादिर शाह रूल करता है। 1933 के अराउंड जाहिर शाह उसका बेटा रूल करने आ जाता है। जाहिर शाह जो होता है थोड़ा सा खुले दिमाग का होता है, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट उसने देखा होता है अपने फादर नादिर शाह के लिए, तो वो मॉडर्नाइज करने की कोशिश करता है, चीजें आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और कुछ साल वो चलाता है, मतलब काफी साल वो काम करता है। इस बीच इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है और ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के चले जाते हैं। अब बहुत ध्यान से चीजों को समझना, जब ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के जा रहे होते हैं उस समय पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गया होता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में एक डिवीजन लाइन खींची जाती है जिसको बोलते हैं डोरेंट लाइन। डोरेंट लाइन जो खींची जाती है, वो लाइन जिस जगह से खींची जाती है उस जगह को आगे बढ़ाने का सोच रहे होते हैं अफगानिस्तान के कुछ लोग। अफगानिस्तान में जो पावर उस समय चल रही होती है वो चल रही होती है जाहिर शाह की। जाहिर शाह के अंडर में एक आदमी काम करता था जो कि उसका कजिन था, एक्चुअल रिलेटिव था, जो उसका नाम था दाऊद खान। दाऊद खान थोड़ा लालची और सनकी दिमाग का आदमी था। दाऊद खान ये चाहता था कि ये जो डोरेंट लाइन है ये मैं थोड़ी सी और आगे बढ़ा के पाकिस्तान का कुछ एरिया कब्जा लूं, ऐसा उसकी चाहत थी। इस चाहत को पूरा करने के लिए वो पाकिस्तान में कुछ लोगों को भड़काने लग गया, वहां पे कुछ क्या कहते हैं भड़काऊ भाषण लोगों ने दिलवा दिए, पंगे वंगे करवाने लग गया। जब पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये चीज पता लगी कि दाऊद खान की वजह से ये चीजें हो रही हैं, तो उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर परमानेंटली क्लोज कर दिया, ट्रेड बंद कर दिया। जब इन दोनों के बीच का ट्रेड बंद हो गया और जाहिर शाह को यह पता लगा कि इसके पीछे दाऊद खान का हाथ है कि ट्रेड बंद हो गया है, तो जाहिर शाह दाऊद खान को लात मार के नौकरी से बाहर निकाल देता है। दाऊद खान चिढ़ जाता है और कहता है बेटा जाहिर शाह तुम तो सपोर्ट ले रहे हो ब्रिटिश का, मैं सपोर्ट लूंगा सोवियत यूनियन का और तुमको निपटाऊंगा। जाहिर शाह बाहर किसी काम से जाता है किसी और कंट्री में, उस बीच दाऊद खान अटैक करके पूरा तख्ता पलट देता है, सबको मार देता है और पूरा कंट्रोल अपनी जेब में रख लेता है और वहां का अकेला रूलर बन जाता है दाऊद खान। दाऊद खान वहां का अकेला रूलर बन जाता है, उसके हाथ में पावर आ जाती है और जाहिर शाह कुछ कर नहीं पाता, उसको भागना पड़ता है क्योंकि सारा पावर दाऊद खान अपने हाथ में ले चुका होता है और वहां पे उसको सपोर्ट मिला होता है सोवियत यूनियन का। दाऊद खान अब और ज्यादा सोवियत यूनियन का सपोर्ट लेके मॉडर्नाइज करने लगता है चीजों को, कंट्री के अंदर बहुत सारी चीजों को बढ़ाने लग जाता है, एडवांस करने लग जाता है। सोवियत यूनियन में कुछ टाइम पहले एक थ्योरी बढ़ने लगी थी, एक लीडर ग्रो कर गया था, इसका नाम था लेनिन। उसकी थ्योरी थी कम्युनिस्ट थ्योरी जो थी उसका इफेक्ट अब आपको, क्योंकि यहाँ पे सोवियत यूनियन ने सपोर्ट किया है, तो वो अब आपको अफगानिस्तान में एंट्री करता हुआ दिखेगा और अफगानिस्तान के अंदर डेवलप होने लग जाएंगी कम्युनिस्ट पार्टीज। अफगानिस्तान के अंदर कम्युनिस्ट पार्टीज डेवलप होने लग गई और इस्लामिस्ट ऑलरेडी है लोग, ऑलरेडी वहां पे कुछ लोग एक्सट्रीम लेवल पे सोच लेके चल रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल पे चीजों को लेके चल रहे हैं, जो बहुत टाइम से बहुत सारी चीजों को, मॉडर्नाइजेशन को, इन सब चीजों को पसंद नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे कम्युनिस्ट लोग भी एंट्री कर गए और कम्युनिस्ट पार्टी का वहां फॉर्मेशन हो जाता है अफगानिस्तान के अंदर। जो कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हो जाता है, ये कम्युनिस्ट पार्टी भी ग्रो करने लगती है, कम्युनिस्ट पार्टी इंक्रीज होने लगती है। उधर दाऊद खान को कम्युनिज्म बढ़ता हुआ पसंद नहीं आ रहा होता और जो कम्युनिस्ट लीडर्स होते हैं उनसे थ्रेट फील होने लगती है। दाऊद खान को यह लगने लगता है कि क्योंकि कम्युनिस्ट लीडर्स बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो कहीं ये आगे चल के मेरे लिए खतरा ना हो जाए, तो वो कम्युनिस्ट लीडर्स को मरवाना स्टार्ट करता है। यहां से दोबारा स्टार्ट होता है अफगानिस्तान के अंदर मर्डर और इन चीजों का सिलसिला। दाऊद खान जब कम्युनिस्ट लीडर्स को मरवाता है तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी को मारोगे वो आपको मारेगा। तो जब वो मारना पीटना स्टार्ट होता है तो 2 वो इनके मारता है, 3 वो इनके मारते हैं आगे। इस सिस्टम में चलते आगे चल के दाऊद खान खुद मारा जाता है, उसका मर्डर हो जाता है, उसको मार दिया। यहाँ पे एक कम्युनिस्ट लीडर नूर मोहम्मद तारकी रूलर बन के सामने आता हुआ दिखता है और वो वहां का लीडर बन जाता है दाऊद खान के मरने के बाद। अब बात थोड़ी सी चेंज होती दिखती है क्योंकि नूर मोहम्मद तरकी जो होता है, अगेन ये थोड़ा सा खुले दिमाग का आदमी होता है। अगेन ये वो चीजें करेगा जो कुछ इस्लामिस्ट लोगों को समझ में नहीं आएगी और अब आपको वो चीज समझनी है कि ये कम्युनिस्ट बंदा है। ये जो नूर मोहम्मद तरकी है, इसकी सोच कम्युनिज्म को लेके है, ये कम्युनिस्ट बंदा है, ये उसी फिलॉसफी, उसी थ्योरी को लेके चल रहा है और वहां पे इस्लामिस्ट फिलॉसफी ऑल टुगेदर अलग है। दोनों के बीच में अब बहुत तगड़ा पंगा होने वाला है। इधर नूर मोहम्मद तरकी जब रूलर बन जाता है तो वो
फिर से वही चीज करने लग जाता है, एजुकेशन को सपोर्ट करने लग जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करने लग जाता है, बहुत सारी चीजें करने लग जाता है जो फिर इस्लामिस्ट जो लोग होते हैं उनको पसंद नहीं आ रहा होता। लेकिन उस टाइम पे वो जो इस्लामिस्ट लोग होते हैं उनके पास इतनी ज्यादा पैसा और इतना ज्यादा नए वेपन्स नहीं होते हैं कि वो खुले आम वॉर डिक्लेयर कर पाए, लड़ाई कर पाए। ऑल टुगेदर अगर आप एक पैरेलल फेज में जाओगे तो फिर से दो बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज यहां पे आपको बढ़ती हुई दिखती हैं। दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज जिनके बीच में यहां पे कोल्ड वॉर चल रहा था, अब वो आपको दिखेंगी। और वो दो कंट्री में से पहली कंट्री तो सोवियत यूनियन है एज यूजुअल, लेकिन ब्रिटिश अब तक वीक हो चुकी थी, बहुत जगह से वो जा चुके थे। लेकिन अब दूसरी कंट्री, दूसरी सुपर पावर अब बढ़ती हुई दिखी आपको, वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक सुपर पावर, एक बड़ी पावर बनके आपको दिख रही है यहां पे, और जो सोवियत यूनियन को टेंशन दे रही है। और इन दोनों के बीच में एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है, इन दोनों के बीच में एक लफड़े स्टार्ट हो जाते हैं। और इस समय ये लोग ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप का मतलब कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जो सोवियत यूनियन का सपोर्ट करने लग जाती है, बहुत पावरफुल होते हैं, तो इन्फ्लुएंस करने लग जाते हैं कि जो हमारी साइड आएगा हम उनको हेल्प करेंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे आगे कोई वॉर में हो। तो उस समय तो वॉर का ही टाइम चलता था, सबको डर लगता था। तो कुछ कंट्री सोवियत यूनियन को पास जाती है, कुछ कंट्री यूएसए के पास जाती है, कुछ कंट्री किसी के पास नहीं जाती, जैसे इंडिया। नेहरू जी ने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट निकाला था, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। उसका मतलब था ना तो हम तुम्हारी साइड है, ना हम इधर साइड है, हम न्यूट्रल है। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज होती, इवन अफगानिस्तान जो थी वो भी इसी पार्टी में है, इसी पर्टिकुलर नाम को फॉलो करती है। अफगानिस्तान भी कहती है हम इधर भी नहीं जाएंगे, उधर भी नहीं जाएंगे। अब बात को बहुत ध्यान से समझना, बात को बहुत ध्यान से समझना। जो अफगानिस्तान में रूलर है वो कम्युनिस्ट है, वो कम्युनिस्ट रूलर है। अब वहां से ये सुनने में आ रहा है कि हम यहां भी नहीं जाएंगे, हम यहां भी नहीं जाएंगे, तो सोवियत यूनियन वाले तो चिढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, उनको चिढ़ना बनता है। अब यहां पे कम्युनिस्ट पावर भी आपको बढ़ती हुई दिख रही है अफगानिस्तान के अंदर। यूएसए ये देखता है कि क्योंकि यहां पे कम्युनिज्म बढ़ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन का ज्यादा इंपैक्ट दिख रहा है, तो अब मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। उसके पास ऑप्शन नहीं बचता। वो ये समझ लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे इस्लामिस्ट जो एक्सट्रीम लेवल के लोग हैं, जो सोच रख रहे हैं, कम्युनिज्म के अगेंस्ट चल रहे हैं, अगर हम इनको हथियार और पैसा सप्लाई कर दें तो हमारा इंपैक्ट ज्यादा हो जाएगा और ये हमारी साइड हो जाएंगे। यहां एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करती है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ऑपरेशन साइक्लोन, यूएसए। और ये सच है, ये आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, विकिपीडिया, इंटरनेट कहीं भी पढ़ लेना। यूएसए का फुल सपोर्ट जाता है, आर्म्स, फंड, एवरीथिंग दे स्टार्टेड प्रोवाइडिंग टू दीस पर्टिकुलर ग्रुप्स। और उनको जब बहुत सारा फंड मिलने लग जाता है, उनको जब बहुत सारे आर्म्स मिलने लग जाते हैं, तो वो फ्रंट पे आके लड़ाई करने लग जाते हैं और मारने पीटने लग जाते हैं। और पूरा का पूरा अफगानिस्तान का सिस्टम बदल जाता है, पूरा अफगानिस्तान का सिस्टम हिल जाता है। और उधर सोवियत यूनियन को एक और झटका मिलता है, वो टूटने लग जाते हैं, ब्रेक होने लग जाता है सोवियत यूनियन, तो वो वीक पड़ने लग जाता है। और जब वो वीक पड़ने लग जाता है, इधर यूएस जो होता है वो सपोर्ट करने में, फंड देने में कंटिन्यूसली लगा हुआ होता है, तो उधर साइड में मुजाहिदीन बढ़ता हुआ दिखता है। उधर साइड में वो लोग बढ़ते हुए दिखते हैं जो पहले गुरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू लड़ते थे, छुप के लड़ते थे, अब वो खुले लड़ते हैं, क्योंकि अब उनके पास चाकू नहीं है, अब उनके पास मिसाइल है, अब उनके पास बजूका है। तो अब वो लड़ने के लिए सामने खड़े होते हैं, तो बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल बन जाता है अफगानिस्तान के अंदर धीरे धीरे। और यही टेंशन का माहौल आगे जाके तालिबान को जन्म देता है। जो लोग आगे जाके ये सोच रखते हैं कि हमें ऐसा करना, एक्सट्रीम लेवल की सोच रखते हैं। अब पॉइंट यही है कि अगर आप से कोई पूछता है, आप खुद सोचते हो कि ये बड़ी कंट्रीज क्यों नहीं सामने आ रही, क्योंकि ये चीजों के पीछे जो सपोर्ट रहा है वो इन्हीं का रहा है। तो अब ये किस मुंह से सामने जाके चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, किस मुंह से चीजों को सॉल्व करेंगे, नहीं कर रहे हैं वो बात अलग है। बट अभी अगर आप चीजों को समझो तो शुरुआत तो इन्होंने ही की थी। ये कंटिन्यूस सपोर्ट देता गया यूएस। बीच में एक जेनेवा अकॉर्ड भी साइन हुआ जिसमें यूएस ने ये बोला था कि अगर सोवियत अपना पूरा जो पावर है, पूरी आर्मी है, वो हटा दे अफगानिस्तान से, तो हम इनको सपोर्ट देना बंद कर देंगे, मुजाहिदीन को हम इनको फंड देना बंद कर देंगे। लेकिन फिर वही चीज है, सोवियत ने तो हटा ली, पहले ब्रिटिश गए थे, फिर 9 साल बाद सोवियत गए थे, लेकिन यूएस ने उस चीज को नहीं छोड़ा। यूएस कंटिन्यूस सप्लाई देता गया, आर्म्स को कंटिन्यूस फंड करता गया इन इस्लामिस्ट ग्रुप को जो एक्सट्रीम सोच रखते थे, जिसकी वजह से अफगानिस्तान का माहौल हमेशा खराब रहा, हमेशा यही माहौल वहां पे बना रहा, हमेशा बहुत बुरी तरीके से। जो पेन जो हुआ वो लोगों को हुआ जो वहां रहते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। फिर वही चीज है, जब दो ताकतवर लोग लड़ते हैं तो जो कमजोर होता है वो पिस जाता है, वही यहां पे हुआ।
और वही आज इस लेवल तक पहुंच गया है कि वहां पे जो आम लोग हैं वो डरे हुए हैं, आम लोग परेशान हैं, भाग रहे हैं, और आप सब जानते ही हो वहां पे क्या हो रहा है। समझ में आ गया होगा। ये एक बेसिक सा पीछे का सिनेरियो था, बेसिक सा पीछे कॉन्सेप्ट था। इसके आगे एक और छोटा सा पार्ट लेके आऊंगा जिसमें मैं सारी की सारी मुजाहिदीन कैसे ग्रो करा है, कहां तक पहुंचा है और किस लेवल ने उसको आज इस लेवल में पहुंचा दिया कि वो इतने पावरफुल है कि पूरा पूरा अफगानिस्तान कंट्रोल कर लिया। अफगानिस्तान छोड़ो, बगल वाला उसके पास की कंट्री भी उन्होंने ऐसी कंट्रोल करी थी। तो मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 और लेके आऊंगा जिसके बाद आपको ये सारी स्टोरी, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक मस्त रहो, खुश रहो, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाओ और इसको ऐसे इंफॉर्मेशन ही लेना, दिल पे मत लेना किसी भी चीज को। बहुत सारे लोगों को मैं हमेशा देखता हूं आपस में लड़ने लग जाते हो। क्यों लड़ते हो? चीजें समझने के लिए होती हैं, चीजें सुनने के लिए होती हैं। एजुकेशन चैनल पे बैठे हो, समझने आते हो, समझो और जाओ। टेंशन लेनी क्यों है, टेंशन देनी क्यों है, आपस में लड़ना क्यों, एक दूसरे को क्यों कुछ बोलना है, आपको क्यों लड़ना है, मुझे समझ में नहीं आता। मस्त रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।